नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं, आज सेक्शन 65 के बारे में हम बात करने वाले थे, टीपीए के बारे में। तो आइए देखते हैं ये क्या बात करता है। सेक्शन 65 है, वो बताता है कि जो बंधककर्ता होता है, बंधककर्ता द्वारा विवक्षित संविधाएं कौन कौन सी मानी जाती हैं, जबकि वह अभिव्यक्त तौर पर मतलब सीधे सीधे जो संविधान नहीं होती उन्हें ना करने पर भी इन संविधाओं को ऐसी कौन कौन सी संविधाएं हैं जिन्हें करने की भी ज़रूरत नहीं होती सीधे सीधे, तो वो संविधाएं विवक्षित संविधाएं कहलाती हैं। और वो निम्नलिखित प्रकार में, ये जो प्रकार बताए गए हैं इनमें बताए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। जब तक कि तत्प्रतिकूल संविधान ना हो तो यह समझा जाएगा कि बंधककर्ता ने बंधकदार से संविदा की है। यदि कोई तत्प्रतिकूल इसके विरुद्ध में कोई संविधान ना हो, कोई अतिरिक्त संविधान ना हो, कोई तत्प्रतिकूल इसके विरुद्ध कोई संविधान ना हो, तो यह माना जाएगा कि जो बंधककर्ता है, बंधककर्ता ने बंधकदार से संविदा की है। कि पहली संविदा यह है कि वह है जिसे बंधककर्ता बंधकदार को अंतरित करने की प्रवंचना करता है, अस्तित्वयुक्त है और उसे अंतरित करने की शक्ति बंधककर्ता को है। पहली बात तो यह है कि जिस हित के बारे में, जिस हित को बंधक करता जो है, जिसकी संपत्ति है, वह अंतरित करता है। अंतरित करने की मतलब देने की प्रवंचना करता है, किससे? बंधकदार को। तो यह माना जाएगा कि जो प्रवंचना की गई है जिस संपत्ति के देने की, तो वह संपत्ति अस्तित्वयुक्त है। मतलब ऐसा नहीं है कि वह हो ही ना और ऐसी संपत्ति देने की बात की गई है। मतलब वह संपत्ति है और वह उसे अंतरित करने की शक्ति रखता है। मतलब ये एक व्यक्ति है, वो बी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी ये वाली जो संपत्ति है, ये संपत्ति बंधक कर दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा। पैसे कितने कितने भी हो सकते हैं, 5,000, 2,000, लाख, कुछ भी। तो ये कहता है आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिएगा और मैं अपनी ये वाली स्थावर जो संपत्ति है मैं आपके पास बंधक रख दूंगा। तो जो वी है, इस ए के द्वारा संविदा हुई है, यह समझी जाएगी कौन सी? पहली वाली यही बात करता है कि जो ए संपत्ति देने की बात करता है, तो बी यह अभिव्यक्त तौर पर समझ लेगा कि जो ये वाली संपत्ति देने की ये बात कर रहा है ए, तो वह संपत्ति ए के कब्जे में है, मतलब ए के पास है, ए की संपत्ति है। सबसे बड़ी बात, ए की संपत्ति है और वह मतलब उसका अस्तित्व है। मतलब ऐसी कोई संपत्ति है जिसे देने की उसने बात की है और वह जो संपत्ति है उसे अंतरित करने की ए के पास अथॉरिटी है कि वह उस संपत्ति को बी को बंधक कर सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसका सेकंड वाला देखते हैं। बंधककर्ता जब बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता की हक की परिरक्षा करेगा। जो बंधककर्ता है वह बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा। बंधककर्ता नहीं है, यहाँ पर बंधकदार है। जो बंधकदार है वह क्या करेगा कि जो बंधक संपत्ति है, तो बंधक संपत्ति पर बंधककर्ता के हक की प्रतिरक्षा करेगा। मतलब जो बंधककर्ता का अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा कौन करेगा? बंधककर्ता करेगा। यदि बंधकदार का उस पर कब्जा है तो बंधककर्ता उसे उस हक की प्रतिरक्षा करने की योग्य बनाएगा। पहली बात तो यह है कि जो बंधकदार है वह बंधक संपत्ति को जो बंधककर्ता ने उसे दी है, उसकी प्रतिरक्षा कौन करेगा? बंधकदार करेगा। पहली बात तो ये है, यहाँ पर बंधकदार लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बंधकदार उस संपत्ति की प्रतिरक्षा करेगा। दूसरी बात, यदि वह संपत्ति किसके कब्जे में है? बंधककर्ता के कब्जे में है, तो वह इस योग्य बनाएगा कि बंधक जो दार है वह उस संपत्ति का अच्छे से प्रतिरक्षा कर सके, ठीक है। तीसरी बात की गई है कि जब तक बंधक संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है, जो बंधक संपत्ति है उस संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं है, तब तक संपत्ति की बाबत प्रोद्भावून शोध सब लोक प्रभारों को बंधककर्ता देगा। जब तक मतलब संपत्ति बंधकदार के कब्जे में नहीं आई, मतलब किसके पास है? बंधककर्ता के पास है संपत्ति, तो उस संपत्ति के बारे में, जो वो संपत्ति बंधककर्ता के पास है, तो उसमें जो सारे पेशे होंगे, जो लोक प्रभार होंगे, जैसे राजस्व वगैरह जो भी लोक प्रभार होंगे, वो अदा कौन करेगा? बंधककर्ता करेगा। मतलब जिसके कब्जे में जब संपत्ति रहेगी वही लोक प्रभार को अंतरित करेगा। सीधी बात यह है। अब जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट कहता है और जहाँ की बंधक संपत्ति पट्टा है, ये समझने वाली बात है। जहाँ जो बंधक संपत्ति है वो पट्टा है, तो क्या होगा? वहाँ वह उस पट्टे के अधीन देय भाटकों का संदाय, उसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन और पट्टेदार को आबद्ध करने वाली संविधाओं का अनुपालन बंधक के प्रारंभ होने तक का किया जा चुका है। इसमें ये बात की गई है कि यदि जो संपत्ति बंधक की गई है, ये जो संपत्ति है जैसे इसको बंधक किया गया है
और इसी पर पहले पट्टा हुआ था, ठीक है, ये पट्टा थी। तो इसमें जो पहले शर्तें थी, पट्टा की जितनी शर्तें थी, तो बंधक के पहले यह समझा जाएगा कि पट्टा वाली सारी शर्तें कंप्लीट कर दी जा चुकी हैं बंधक के प्रारंभ होने के पहले, प्रारंभ होने तक किया जा चुका है, तथा बंधककर्ता उस समय तब जब तक प्रतिभूत वर्तमान रहती हैं, बंधककर्ता जो बंधक करता है उस समय तक जब तक प्रतिभूत वर्तमान रहती है, यदि संपत्ति जो है वह वर्तमान रहती है और बंधकदार का कब्जा बंधक संपत्ति पर नहीं है, संपत्ति वर्तमान में है परंतु जो बंधक संपत्ति है उस पर कब्जा बंधकदार का कब्जा बंधक संपत्ति पर नहीं है। बंधक तो बंधककर्ता ने कर दिया है पर उसका कब्जा बंधकदार पर अभी नहीं हुआ है। तो पट्टे द्वारा या यदि पट्टे का नवीकरण कराया जाए, तो पट्टे द्वारा पट्टा किया गया है या पट्टे का नवीकरण कराया जाए तो नवीकृत पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक देगा, उसमें अंतर्विष्ट शर्तों का पालन करेगा और पट्टादार को आबद्ध करने वाली संविदाओं का अनुपालन करेगा और उक्त भाटक के असंदाय के या उक्त शर्तों की संविदाओं से अपालन या अनुपालन के कारण जो दावे बंधकदार को भुगतने पड़े उन सब के लिए बंधकदार की क्षतिपूर्ति करेगा। इस वाले क्लॉज में सिर्फ यही बात की गई है कि यदि कोई संपत्ति है, ठीक है, ये वाली कोई संपत्ति है, इस पर पहले पट्टा हुआ था, ठीक है, यदि उस पर कोई पट्टा हुआ था तो यह समझा जाएगा कि जो पट्टा बंधक संपत्ति पर पहले जो पट्टा हुआ था, तो बंधक करने के पहले ये जो पट्टा वाली सारी शर्तें हैं, जितना भी जो भी कुछ है पूरा मैटर ख़त्म कर दिया हो, पैसे का लेन देन सारा बंधककर्ता ने पट्टा के बारे में सारा सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि जो बंधक कर दी गई संपत्ति, अब यदि इस संपत्ति पर बंधकदार का कब्जा नहीं आया, जो बंधकदार था उसका कब्जा नहीं आया, ठीक है, तो तब तक इसमें जो प्रभार होंगे, इसमें जो लोक राजस्व या जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए पैसा देना पड़ता है, तो कौन देगा? यदि कब्जा नहीं आया तो बंधककर्ता उसके पैसे चुकाएगा, पहली बात। और यदि इसी संपत्ति से, ठीक है, यदि उसकी किसी पट्टे की शर्त की वजह से जो उसने पूरी नहीं की है या कुछ भी ऐसा जिससे बंधकदार को कोई कमी होती है, उसके अधिकार में कोई कमी आती है, तो उससे यदि कोई क्षति होती है तो उस क्षति को पूर्ति करने के लिए भी बंधककर्ता यहाँ पर दायित्व के अधीन मतलब लायबल होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और क्लॉज बताया गया है, और जहाँ की वह बंधक उस संपत्ति पर द्वितीय या पार्श्विक विलंगम है, वहाँ बंधककर्ता हर एक पूर्विक विलंगम मध्य शोध्य ब्याज जैसा और जब शोध्य हो जाए समय समय पर देगा और ऐसे पूर्विक विलंगमों मध्य शोध्य मूलधन का भुगतान उचित समय पर करेगा। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति की ये स्थावर संपत्ति है, ठीक है, जिसे वह बंधक पर देता है, ठीक है, बंधक पर उसने दे दिया। इस संपत्ति पर पूर्विक विलंगम मतलब पूर्व का कोई भार है, ठीक है, जैसे भरण पोषण का भार है, ठीक है, तो जो भार है पूर्व का विलंगम मतलब पूर्व का जो भार है और इसी संपत्ति को ए ने बंधक पर दे दिया है, तो इस भार को चुकाने के लिए समय समय पर देने के लिए ए दायित्व के अधीन होगा। इसमें बस यही बात करता है। आगे देखते हैं, तो इस धारा में वर्णित संविदाओं का फ़ायदा बंधकदार के अपनी उस हैसियत के हित के साथ उपाबद्ध होगा और जाएगा और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकेगा जिसमें वह हित पूर्णतः या भागता समय समय पर निहित होता है। मतलब इस धारा में जो हक मिला है तो वो हक जो बंधक करता है, तो बंधक करता को तो नहीं है, तो यहाँ पर इस धारा में वर्णित संविदाओं का फ़ायदा बंधकदार के अपनी उस हैसियत के हित के साथ उपाबद्ध होगा। मतलब बंधकदार जो है हित के साथ, बंधकदार जो है उसमें हित यदि है तो हित के साथ उसका अधिकार हो जाता है, और बंधकदार के साथ साथ उस संपत्ति पर यदि किसी अन्य व्यक्ति का हक है, बंधकदार के साथ साथ उस पर किसी अन्य व्यक्ति का भी हक या हित उत्पन्न होता है, तो इन पर भी वह अधिकार, इनके भी वह अधिकार निहित हो जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो में कुछ कमी लगती है तो आप बता भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।